हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एम एकेडमी विद विपिन सर में स्वागत है और मैं विपिन यादव। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स का चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर होगा, उस चैप्टर का नाम क्या है? समीकरण तथा सर्वसमिका। समीकरण तथा सर्वसमिका मतलब इक्वेशन एंड आइडेंटिटी। ठीक है, तो आइए बात करते हैं समीकरण एवं सर्वसमिका क्या होती है। तो दोस्तों, समीकरण का मतलब क्या होता है? अगर हम बात करें समीकरण की, तो समीकरण में बेसिकली कितने पक्ष होते हैं? दो पक्ष होते हैं। आइए आप बात को हमारी समझिएगा। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, वो क्या कहता है, अगर आप हमें 2 रुपए दे दें तो हमारे पास, जैसे मैंने कहा कि अगर आप हमें 5 रुपए दे दें तो हमारे पास 8 रुपए हो जाएंगे। 8 रुपए हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर 8 रुपए तो हो गए, लेकिन आपके 5 रुपए देने से हमारे 8 रुपए हो गए। इसका मतलब एक अज्ञात राशि छुपी हुई है। क्या छुपी हुई है? एक अज्ञात राशि छुपी हुई है। उसी अज्ञात राशि को हम लोग क्या बोलते हैं? समीकरण कहते हैं। अगर इसको बनाया जाए चर राशियों के पद में तो वही हमारा क्या हो जाएगा? समीकरण हो जाएगा। जैसे देखिए, जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर राम है, समझिएगा, राम है और यहाँ पर क्या है? रहीम है। तो राम ने रहीम से कहा कि यदि तुम मुझे 3 रुपए दे दो, इसका मतलब ये 3 रुपए से दे दे, तो मेरे पास 8 रुपए हो जाएंगे। कितने रुपए हो जाएंगे? 8 रुपए हो जाएंगे। और तब रहीम कहता है यदि मैं तुम्हें 3 रुपए दे दूंगा तो मेरे पास 10 रुपए बचेंगे, तो मेरे पास 7 रुपए बचेंगे। कितने रुपए बचेंगे? 7 रुपए बचेंगे। फिर समझिए, राम ने रहीम से कहा कि यदि तुम मुझे 3 रुपए दे दो तो मेरे पास 8 रुपए हो जाएंगे। और आफ्टर दैट क्या हुआ? रहीम ने राम से कहा कि यदि मैं तुम्हें 3 रुपए दे दूं तो मेरे पास 7 रुपए बचेंगे। कितने रुपए बचेंगे? 7 रुपए बचेंगे। आइए इस बात को समझते हैं। अगर आपको इसको समीकरण बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? देखिए, इसका मतलब 3 रुपए देने से इसके रुपए के पास कितने रुपए हो गए? 8 रुपए हो गए। कितने रुपए हो गए? 8 रुपए हो गए। 3 रुपए मिले, उसको 8 रुपए बन गए। तो इसका मतलब उसके पास कुछ ना कुछ राशि तो रही होगी ना, कुछ राशि रही होगी। तो हमने माना उसके पास कितनी राशि रही? x रुपए थे। कितने रुपए थे? x रुपए थे। और इसके पास भी कुछ रुपए थे, और जब इसने दे दिया, जब इसको 3 रुपए दे दिया तो कितने रुपए बचे? 7 रुपए बचे। अगर इनका इक्वेशन बनाना हो दोस्तों, तो जैसे राम के पास x रुपए थे, मैंने मान लिया, इसने क्या किया, 3 रुपए और ले लिए। 3 रुपए ले लिए तो मतलब क्या हो गया? 3 रुपए और जुड़ गए। जब 3 रुपए जुड़ गए तो इसके पास कितने रुपए हो गए? 8 रुपए हो गए। देखिए, यही अब हमारा क्या कहलाता है? समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? समीकरण कहलाता है। आई बात समझ। और इधर रहीम की अगर बात करें, रहीम ने कहा मेरे पास कुछ रुपए थे, अगर मैं आपको 3 रुपए दे देता हूं, देने का मतलब क्या? माइनस कर देता हूं, तो मेरे पास कितने रुपए बचते हैं? 7 रुपए बचते हैं। इसका मतलब ये भी आपके पास क्या है? समीकरण है। और ये क्या है? एक अज्ञात राशि है। क्या है दोस्तों? एक अज्ञात राशि है। और ये भी क्या है? अज्ञात राशि है। ये भी एक अज्ञात राशि है। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें कि समीकरण क्या होता है, परिभाषा क्या होती है, चर राशियों का ऐसा संबंध जिसमें एक अज्ञात राशि होती है। क्या होती है? एक अज्ञात राशि होती है। यदि ये एक अज्ञात राशि है ना, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? समीकरण कहते हैं। आगे बात समझ में। चलिए एक एग्जांपल से और समझते हैं। जैसे मैंने कहा यहां पर ए है और यहां पर बी है। ए जो है वो बी से कहता है
क्या कहता है, यदि तुम मुझे 4 रुपए दे दो तो मेरे पास 10 रुपए हो जाएंगे। और भी कहता है, यदि मैं तुम्हें 4 रुपए दे देता हूं तो मेरे पास भी 10 रुपए बचते हैं, तो मेरे पास भी 10 रुपए बचते हैं। चलिए इनका अगर समीकरण बनाना हो तो समीकरण कैसे बनाएंगे। इसमें हमने मान लिया x रुपए थे इसके पास, ए के पास, लेकिन 4 रुपए और ले लेता तो कितने रुपए हो जाते हैं, 10 रुपए हो जाते हैं। ठीक है, और इसके पास क्या, इसके पास माने y रुपए थे, जब ये 4 रुपए दे देता है तब भी इसके पास 10 रुपए बचते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसके पास पहले 14 रुपए थे, तभी तो 4 रुपए देकर 10 रुपए बचेंगे। और इसके पास कितने रुपए थे, 6 रुपए थे, और 4 रुपए और पा गया तो इसके पास कितने हो गए, 10 रुपए हो गए। आ गई होगी बात समझ में। चलिए आइए अब देखते हैं, इतना नोट कर लीजिए, आगे देखते हैं। देखते हैं दोस्तों कि समीकरण क्या होता है। आइए बात करते हैं समीकरण की। इसकी बात करने वाले हम लोग, समीकरण की बात करने वाले। देखते हैं तो समीकरण क्या होता है, इसकी परिभाषा को पहले जानेंगे। समीकरण मतलब इक्वेशन ना, ठीक है, क्या बोलते हैं इसे, इक्वेशन। अगर बात करें समीकरण की, देखिए समीकरण ऐसे तो बनता था, y माइनस 3 बराबर 7, y प्लस 3 बराबर 8, y माइनस या x मान लेते हैं, x प्लस 8 बराबर 16, ऐसे कुछ समीकरण बनता था। तो क्या होता था, इसमें एक अज्ञात राशि है, क्या है, इसमें एक अज्ञात राशि है, मतलब क्या होगा, एक ऐसा संबंध, एक ऐसा संबंध जिसमें, एक ऐसा संबंध जिसमें एक अज्ञात राशि, एक अज्ञात राशि होती है, समीकरण कहलाता है, समीकरण कहलाता है। तो आ गई बात दोस्तों समझ में कि समीकरण क्या होता है। समीकरण में एक अज्ञात राशि, एक ऐसा संबंध जिसमें एक अज्ञात राशि होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, समीकरण बोलते हैं। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। आइए बात करते हैं इसके कुछ गुण हैं। अब देखिए सबसे पहली बात क्या होती है, जैसे ये समीकरण है, हमने मान लिया y प्लस 2 बराबर 5, क्या मान लिया, y प्लस 2 बराबर 5। तो पहला क्या होता है, समीकरण में दो पक्ष होते हैं, दो पक्ष होते हैं। देखिए समीकरण में कितने पक्ष हैं दोस्तों, दो पक्ष ही नहीं है, एक पक्ष ही है, इसे बोलते क्या, बायां पक्ष, और इसे क्या बोलते हैं, दायां पक्ष, इसे बोलते हैं LHS, इसे बोलते हैं क्या, RHS बोलते हैं ना, ठीक है। तो ये इसमें दो पक्ष होते हैं, दायां पक्ष और एक होता है क्या, बायां पक्ष। और एक चीज, दूसरी बात क्या है, दो पक्ष तो होते हैं लेकिन, यहीं पर लिख देते हैं, यहां दूसरे पॉइंट लिखते हैं, दोनों पक्ष क्या बराबर हैं, नहीं, यहां पर y प्लस 2 है और यहां पर क्या है, 5 है। इसका मतलब दोनों पक्ष बराबर नहीं होते हैं, दोनों पक्ष बराबर नहीं होते हैं। आ गई बात समझ में। कि समीकरण में क्या होता है, समीकरण में दो पक्ष होते हैं और दोनों पक्ष बराबर नहीं होते हैं। कौन कौन पक्ष होते हैं, दायां पक्ष और बायां पक्ष होता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब आइए बात करते हैं अगली, अगर ये समीकरण लिखा हुआ, देखिए क्या लिखा हुआ है, y प्लस 2 बराबर 5 लिखा हुआ है। अगर इसको हम सॉल्व करें, यहां पर अगर हम सॉल्व करें दोस्तों, तो y बराबर क्या आएगा, 5 माइनस 2 बराबर कितना आएगा, 3 आएगा। क्या आएगा, 3 आएगा। अगर y बराबर 3 आया, अगर मैंने यहां 5 जोड़ दिया और इधर भी 5 जोड़ दिया,
तो इधर क्या समीकरण में कोई प्रभाव पड़ा? नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि अभी देखो y प्लस 5 2 7 और 5 5 10, तो y बराबर कितना आएगा? 10 माइनस 7 बराबर 3। तब भी y बराबर कितना आया? 3 ही तो आया। y बराबर क्या आया? 3 आया। इसका मतलब समीकरण के दोनों पक्षों में किसी संख्या को जोड़ने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर समझिए, समीकरण के दोनों पक्षों में एक ही संख्या को जोड़ने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। या फिर ये तो जोड़ने पर हो गया, अगर यहीं पर एक घटा देते हैं, हमारे पास क्या था पहले? y प्लस 2 बराबर 5 था, y प्लस 2 बराबर 5 है। मैंने कहा -3 घटा दिया और -3 इधर भी घटा दिया, मतलब -3 दाएं पक्ष में और -3 बाएं पक्ष में भी कर दिया। तब क्या होगा इसकी वैल्यू? इसकी वैल्यू होगी -1 और बराबर क्या आएगा? 2 आएगा। ये माइनस का उधर किस में जाएगा? प्लस का आ जाएगा। तो 2 + 1 बराबर कितना आएगा? 3 आएगा। तब भी वैल्यू कितनी आ रही है? 3 ही आ रही है। इसका मतलब घटाने पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ना है, चाहे तो जोड़ दिया जाए चाहे तो घटा दिया जाए, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। समझ में आ गई होगी बात। अब आइए देखते हैं अब क्या है। अब अगर हमने कहा y प्लस 2 बराबर 5 है, मैंने 2 से गुणा कर दिया और इधर भी 2 से गुणा कर दिया, ठीक। तो 2y और प्लस 4 बराबर यह कितना आएगा? 5 दूनी 10 आ जाएगा। तो 2y बराबर, इसको करेंगे क्या हो जाएगा? 10 माइनस 4, तो 2y बराबर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 2 3 6 आ जाएगा। y बराबर फिर कितना आया? 3 आया। इसका मतलब किसी भी समीकरण के दोनों पक्षों में गुणा करने पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हाँ ठीक है। अब क्या बचा? भाग बचा। y प्लस 2 इक्वल टू 5 था। अब किसी संख्या से भाग कर दिया जाए, हमने 3 से भाग कर दिया इधर और 3 से भाग कर दिया इधर। जब 3 से इधर भाग कर दिया और 3 से इधर भाग कर दिया तो क्या होगा? 3 से इधर गुणा हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास? बचेगा 3y और प्लस 3 दूनी 6 बराबर, इधर कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, 5 3 15, कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। तो 3y बराबर 15 माइनस 6, तो 3y बराबर कितना आ जाएगा? 15 माइनस 6 बराबर 9, तो 3 त्रिका 9, y बराबर कितना आ गया? 3 आ गया। तो यहां से y बराबर जब 3 आया तो आपने पहले क्या किया? जोड़ा, फिर घटाया, फिर गुणा किया और फिर क्या किया? भाग किया। इसका मतलब क्या निकल के आया? किसी भी समीकरण के दोनों पक्षों में किसी संख्या को जोड़ने, घटाने, गुणा करने तथा भाग करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए इस पॉइंट को हम यहां पर लिखे दे रहे हैं। इसको तो बात समझ में आ गई होगी, मैंने आपको एग्जाम्पल से भी समझा दिया, ठीक है। आइए देखते हैं। किसी भी समीकरण के दोनों पक्षों में एक ही संख्या के जोड़ने, घटाने, गुणा और भाग करने से समीकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, आ गई बात समझ में? कि किसी भी समीकरण के दोनों पक्षों में अगर कोई भी संख्या हम जोड़ दें या घटा दें या गुणा कर दें या भाग कर दें तो उस समीकरण में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी, आ गई होगी बात समझ में। चलिए अब इतना नोट कर लेते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ इक्वेशन। इसकी बात करेंगे हम लोग समीकरणों के प्रकार की। आइए देखते हैं। क्या देखेंगे? समीकरणों के प्रकार। समीकरण के प्रकार मतलब
टाइप्स ऑफ इक्वेशन ना। आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ इक्वेशन क्या है। तो अगर हम बात करें समीकरण के प्रकार की, तो समीकरण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? पहला होता है एक घात समीकरण। एक घात समीकरण, इसे हम लोग बोलते हैं रेखीय समीकरण। क्या बोलते हैं? रेखीय समीकरण। ठीक है, मतलब एक घात मतलब लीनियर इक्वेशन। क्या बोल सकते हैं? लीनियर इक्वेशन। ठीक है, और दूसरी क्या होती है? दूसरा क्या होता है? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, इसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल देंगे। ठीक है, और तीसरा क्या होता है? त्रिघात समीकरण। क्या होता है? त्रिघात समीकरण, इसे बोलेंगे क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, और चौथा एक क्या है? पॉलिनोमियल, मतलब बहुघात। क्या हो? बहुघात समीकरण। बहुघात समीकरण मतलब पॉलिनोमियल। हाँ, तो बात आई कि समीकरण कितने प्रकार के होते हैं? समीकरण 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 क्या होता है? एक घात का, दो घात का, तीन घात का और बहुत घात का। बहुघात मतलब क्या? बहुत सारी घातें। 1 4 5 6 7 8 9 10, चाहे जितनी घातें हो ना। तो बस इनके अगर हम बात करें परिभाषा की, तो कुछ नहीं करना है। अगर इसकी बात करें तो ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात कितनी हो? 1 हो। और इसकी बात करें तो इसमें क्या होगा? अधिकतम घात कितनी होगी? द्वि मतलब 2। कितनी होगी? 2 होगी। अब त्रिघात मतलब क्या? अधिकतम जो घात होगी वो कितनी होगी? 3 होगी। और इसकी बात करें तो अधिकतम घात मतलब n हो सकती है। कितनी हो सकती है? n हो सकती है। मतलब वेयर n इक्वल टू 4 5 6 7 8 9 10, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से घातें हो सकती हैं। चलिए अब इनके एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं। जैसे हमने कहा लीनियर इक्वेशन, तो लीनियर इक्वेशन कोई बना दीजिए। x प्लस 3 इक्वल टू 8। दूसरा बना देते हैं y प्लस 5 बराबर 9। तीसरा बना दिया 3 माइनस वाई बराबर 2। क्या बना दिया? 3 माइनस वाई बराबर 2 बना दिया। ऐसे बहुत सारे इक्वेशन बन सकते हैं। अब द्विघात मतलब क्या? ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात कितनी होती है? 2 होती है। ठीक है, 2 मतलब क्या हो गया? 2x² प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब अगला एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो हो जाएगा x² प्लस 2x प्लस 3 बराबर 0, माइनस 3 बराबर 0। अगली बात करें x² प्लस 2 इक्वल टू 0, ये भी 2 घात का है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे इक्वेशन हो सकते हैं। 3 घात का मान बात करें तो हो जाएगा x³ प्लस 2x² प्लस 2x प्लस 9 इक्वल टू 0। ये एक समीकरण बन गया 3 घात का, क्योंकि यहाँ अधिकतम घात कितनी है? 3 है। दूसरा एग्जांपल देखें तो 3x³ प्लस 2x² प्लस 10 इक्वल टू 0, ये भी 3 घात का है। क्यों? क्योंकि यहाँ अधिकतम घात कितनी है? 3। हमको अधिकतम घात पकड़नी है। ठीक है, चलिए अब बहुघात का मतलब क्या होगा? जैसे मैंने कह दिया 4x की पावर 5 प्लस 3x की पावर 4 प्लस 3x की पावर क्यूब प्लस 2x² प्लस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अधिकतम घात कितनी है? 5। अगर ये 5 है तो क्या है? ये
बहुघात का समीकरण है। क्या है? बहुघात का समीकरण है। तो बात समझ में आ गई होगी कि टाइप्स ऑफ इक्वेशन क्या होते हैं। फर्स्ट क्या होता है? लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और पॉलिनोमियल। ठीक है, चलिए। एक घात मतलब जिसमें अधिकतम घात 1 हो, द्विघात मतलब जिसमें अधिकतम घात 2 हो, तीन घात का मतलब अधिकतम घात 3 और चार बहुघात का मतलब अधिकतम घात 4 से अधिक होनी चाहिए। 4 या 4 से अधिक होनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्या थे? हमारे समीकरण के प्रकार थे। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं। जैसे आपको इक्वेशन पहचानना हो कि इक्वेशन पहचानना हो कि ये कितने घात का इक्वेशन है, तो आप कैसे पहचानेंगे? जैसे मैंने लिख दिया फिर लिख दिया हाँ, चलिए बताइए। इनको आपको बताना है कि कितने घात के समीकरण है, कितने घात के समीकरण है। चलिए देखते हैं। अब इसमें कितने घात के समीकरण है उसी हिसाब से हम लोग जानते हैं कि ये पॉलिनोमियल है कि क्वाड्रेटिक है कि लीनियर है और कि क्यूबिक है। उसी हिसाब से जानेंगे। इसकी घात हम लोग पहचानेंगे कि घात इसकी अधिकतम कितनी है। तो आइए देखते हैं इसकी घात अधिकतम कितनी है, उसी हिसाब से हम इसको पहचान लेते हैं। देखते हैं। पहला अगर क्वेश्चन देखें दोस्तों तो क्या लिखा हुआ है? इसकी अधिकतम घात कितनी है? 1 है। तो क्या होगा? एक घात का समीकरण होगा या सरल रेखीय समीकरण होगा। क्या होगा? रेखीय समीकरण होगा। ठीक है, अगर इसकी अधिकतम घात देखें तो 4, 3, 5 कितनी है? 5 है। तो ये क्या होगा? बहुघात का समीकरण होगा। क्या होगा? बहुघात का समीकरण होगा। ठीक है, अगर इसकी बात करें, इसमें अधिकतम घात कितनी है? 3, 2, 5, 1। तो अधिकतम घात कितनी है? 5 है। 5 का मतलब क्या होता है? बहुघात होता है। ठीक, बहुघात का समीकरण हो जाएगा। इसकी बात करते हैं। यहां पर 1 लिखी हुई है और यहां पर 2 लिखी हुई है, तो क्या होगा? द्विघात। अधिकतम घात कितनी है? ये द्विघात का समीकरण हो जाएगा। आगे बात दोस्तों समझ में। अगर इसकी बात करें x पावर 5 प्लस 4x प्लस 5, यहां पर कितनी है? 5 अधिकतम घात है। तो क्या हो जाएगा? बहुघात का समीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुघात का समीकरण हो जाएगा। अब आफ्टर दैट इसकी बात करते हैं। इसमें कितनी घात है अधिकतम? 2, 1, 3। कितनी है? 3। मतलब क्या हो जाएगा? त्रिघात का समीकरण। त्रिघात का समीकरण हो जाएगा। तो ये क्या थे? हमको समीकरण का पहचान हो गई कि एक घात का है कि दो घात का है कि 3 घात का समीकरण है। अब क्या देखेंगे हम लोग? अब ये देखेंगे कि समीकरण हो गया, समीकरण के प्रकार हो गए और समीकरण को आप पहचानना भी सीख गए कि एक घात का है, दो घात का है, 3 घात का है, 4 घात का है। ये भी पहचानना सीख गए होंगे ना? सभी लोग सीख गए। चलिए अब इसके बाद क्या बात करेंगे? इसके बाद बात करेंगे, अच्छा हाँ रुक जाइए जरा, और कुछ पहचानना आप सीखें। जैसे लिख दिया मैंने x+2 और x+3, ये एक लिख दिया और दूसरा लिख दिया x+1 का होल स्क्वायर और यहां पर लिख दिया x+3 और तीसरा लिख दिया x-1 का होल क्यूब इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 लिखा हुआ। ठीक है, अगर यहां पर बात करें इसकी, अब बताइए इनकी बताइए कितने घात के हैं। तो देखिए यहां पर क्या अधिकतम घात है? 1 है और यहां पर अधिकतम घात कितनी है? 1। 1 के कितने हो जाएंगे? 2। 2 अधिकतम घात हो गए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये द्विघात समीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? द्विघात समीकरण हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ पर अधिकतम घात कितनी है, एक नहीं है, यहाँ पर होल स्क्वायर लगा, इसका मतलब दो घात है, कितनी है, दो घात, यहाँ पर दो घात और यहाँ पर एक घात, तो कितनी हो जाएगी, तीन घात, तो ये क्या हो जाएगा, त्रिघात समीकरण हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ध्यान देते हैं। यहाँ पर कितनी लगी हुई, तीन, इसका मतलब ये भी क्या होगा, त्रिघात का समीकरण होगा। और यहाँ पर तीन यहाँ पर लगी हुई है, एक यहाँ पर, चार, तो चार का मतलब क्या होता है, बहुघात का समीकरण, बहुघात समीकरण। तो आई होप बात समझ में आ गई होगी सभी को। इस समीकरण को हम पहचान कर लेंगे कि एक घात का है, कि दो घात का है, कि तीन घात का है, कि चार घात का है, कि बहुघात का है, मतलब समझ गए सभी लोग। चलिए अब बात करते हैं सर्वसमीका की। किसकी बात करेंगे, सर्वसमीका की, सर्वसमीका, आइडेंटिटी ना, ठीक। सर्वसमीका, सर्वसमीका, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मतलब क्या होती है, पहचान। अगर हमने कहा कि जब पहचान करके आओ दोनों लोग सही है कि नहीं है, दोनों लोग सही है कि नहीं, इसका मतलब दो पक्ष हैं, इसका मतलब इसमें भी दो पक्ष होंगे, और क्या होगा इसमें, इसमें और एक चीज ये होगी कि दोनों पक्ष क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर दोनों पक्ष बराबर हैं तो वो सर्वसमीका है, वो क्या हो जाएगी आपके पास, सर्वसमीका है। अगर दोनों पक्ष बराबर नहीं है तो क्या कहलाएगा, हमारे पास समीकरण कहलाएगा। आ गई होगी बात समझ में। तो अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें, चर राशियों का ऐसा संबंध, चर राशियों का ऐसा संबंध जिसमें दोनों पक्ष क्या होते हैं, बराबर होते हैं, बराबर होते हैं, इसमें दोनों पक्ष क्या होते हैं, बराबर होते हैं, क्या कहलाती है, सर्वसमीका कहलाती है। आइए बात समझते हैं। आपको जितने भी अलजेब्रा के फार्मूले हैं वो सारे क्या हैं, सर्वसमीका हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो अगर हम, जैसे आपने कहा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये क्या है आपके पास, एक सर्वसमीका है। ठीक है, अगर आपने कहा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर तो क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये भी एक क्या है, सर्वसमीका है, क्योंकि कोई भी वैल्यू रखो a और b की, दोनों पक्ष क्या हो जाएंगे, हमेशा बराबर ही निकल के आएंगे आपके पास। ठीक है, चलिए अब आफ्टर दैट बात करते हैं। जैसे आपने कहा कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस बी, ये तो होता है। अगर आपने कहा a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, आइए बात को समझते हैं। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है a माइनस बी इन ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, क्या होता है, ए बी। इस प्रकार से हम कहने कि कोई भी समीकरण होगा, कोई भी अलजेब्रा का फार्मूला होगा, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, आपके पास सर्वसमीका कहलाएंगे। आई बात समझ में। चल जैसे हमने कहा x प्लस 2 का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस हो जाएगा आपके पास 4 और फिर क्या हो जाएगा